मैंने बनाई एक क्लास ए, उसके अंदर बनाया एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक, और ये आ गया एसओपी में ए। अब हम बनाएंगे एक और क्लास, क्लास बी एक्सटेंड ए। ये इसके अंदर इसका भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बनाते हैं अब क्लास सी। तो हम यहाँ कर रहे हैं मल्टी लेवल में। एक्सटेंड बी, ये पहला इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक, और इसी के अंदर हम एक और बना रहे हैं इसी क्लास का दूसरा कंस्ट्रक्टर, वो होगा पैरामीटराइज। और अब इसी क्लास में बनाएंगे मेन फंक्शन। न्यू, ठीक। तो हमने ये 3 क्लासेस बनाई हैं और इसमें हमने किया है मल्टी लेवल। अब क्योंकि मेन हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर रखा है, तो नेचुरली एग्जीक्यूट भी हम उसी क्लास को करने वाले हैं। हमने जैसी अपनी सी क्लास को एग्जीक्यूट किया तो इसका मेन फंक्शन चलेगा। मेन के अंदर से पहले अपनी सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उसका कंस्ट्रक्टर चलता है, और पहला चलता है डिफॉल्ट। जैसे ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा तो स्क्रीन पे कायदे में आउटपुट आना चाहिए था सी, बट आउटपुट आई ए बी सी। हमने तो केवल चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाया था, बट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली, उन्हें अपने आप जेवीएम ने चला दिया, जबकि आदि कायदे में आउटपुट सी ही आनी चाहिए थी। ठीक, सिमिलरली फिर हमने क्या किया, फिर से हमने सी क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट बनाया सी। तो ये 10x में आया,
तो आउटपुट केवल 10 आनी चाहिए थी, बट अगेन आउटपुट आई ए बी 10। यानी कि जब हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चलाए जा रहे हैं वाया जेवीएम। काश अगर ये दोनों ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होते, तो फिर तो हम सिंपल सा एक रूल बता देते कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में कोई रोल अदा नहीं करते। बट ये कंस्ट्रक्टर तो जेवीएम ऑटोमेटिकली चला रहा है क्योंकि इनकी आउटपुट आ रही है। तो फिर तो क्वेश्चन अराइज होगा कि ये जेवीएम क्यों चला रहा है और कैसे चला रहा है। ठीक। सो एक्चुअली में ऊप्स का एक रूल है और हमारी जावा ने तो सिर्फ उसे यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है, फॉलो किया है। रूल क्या है जरा लिखिए, लिखो। Whenever a child class constructor is executed, whenever a child class constructor is executed, so whenever a child class constructor is executed, it has to call immediate parent class constructor first, then itself. It has to call immediate parent class constructor first, then itself. If somehow, आगे भी लिखो, if somehow a child class constructor is not able if somehow a child class constructor is not able to call immediate parent class constructor first, then it cannot run itself. Then it Call cannot immediate. run itself. Then it cannot run itself. If somehow the child class constructor is not able to call immediate parent class constructor first, then it cannot run itself. ठीक। सो ऊप्स का एक प्रिंसिपल है कि जब भी चाइल्ड क्लास देगा, वो अपने अंदर की एक भी लाइन एग्जीक्यूट करने से पहले अपने इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये प्रिंसिपल बनाया गया है ना, और ये प्रिंसिपल इतना स्ट्रांग है, अगर किसी वजह से चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर पाता है,
तो फिर वो अपने आप को भी रन नहीं कर सकता। इतना स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है कि जब भी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, पहले वो अपने अंदर की एक भी लाइन चलाने से पहले इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ही। ठीक, और यहां पर भी ऐसा हुआ। सी, ये चला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आया तो जावा ने यहाँ कोई कमांड इंसर्ट की हुई, ठीक, जिसकी वजह से इमीडिएट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल गया। अब ये भी तो किसी का चाइल्ड है, तो इसमें भी कमांड इंसर्ट करनी पड़ी, तो इससे इसके इमीडिएट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल गया। और यहां पर ए का तो कोई पेरेंट नहीं है। अब यहां पर आता है जावा का एक शानदार रूल। अगर आप जावा में कोई क्लास बनाते हैं और उसकी आप कोई पेरेंट क्लास नहीं बनाते, तो जेवीएम उसके पीछे अपने आप उस क्लास की पेरेंट बना देता है। एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक, सो जब भी आप जावा में कोई भी क्लास बनाओगे और आप उसकी पेरेंट नहीं बनाते, तो जेवीएम उसके पीछे अपने आप लिख देगा एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है, इट इज अ टॉप मोस्ट क्लास इन जावा। ठीक, टॉप मोस्ट क्लास होती है, एंड एवरी क्लास इन जावा इज अ चाइल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक, इसे हम बड़े पापा कहते हैं प्यार से। भीष्म पितामह है ये हमारी महाभारत के सबसे बुजुर्ग आदमी, सबसे टॉप मोस्ट क्लास है। ठीक, इसका कोई पेरेंट नहीं होता, और जावा में हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड होती है। और इस ऑब्जेक्ट क्लास में 11 मेथड हैं, और ये 11 के 11 मेथड जावा की हर क्लास में मौजूद होते हैं। और ये 11 मेथड इतनी इंपॉर्टेंट है, तभी जावा ने कुछ ऐसी हायरार्की डिसाइड की है कि ये 11 मेथड उसकी हर क्लास में मौजूद होने चाहिए। अब देखो, ऑब्जेक्ट क्लास से ये 11 मेथड पहुंच गए ए क्लास में, ए से पहुंचे बी में, बी से पहुंचे सी में। तो ए तो ऑब्जेक्ट क्लास का डायरेक्ट चाइल्ड हो गया, बी उसका ग्रांट चाइल्ड हो गया, सी उसका ग्रांट ग्रांट चाइल्ड हो गया, एंड सो ऑन। दो चार मेथड तो इसके हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कुछ लोग तो पूरा इंटरव्यू ही इसके 11 मेथड पे ले लेते, जो मैं आपको एक एक को चुन चुन के पढ़ाऊंगा, और जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में अकर होंगे। कोई थ्रेडिंग में आएगा, कोई एक्सेप्शन में आएगा, कोई स्ट्रिंग हैंडलिंग में आएगा, कोई गार्बेज कलेक्शन में आएगा। तो जैसे जैसे मेथड्स आते जाएंगे, मैं आपको अच्छे से पढ़ाता चला जाऊंगा। और ये चलाता है ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड। ठीक, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट की कोई पेरेंट नहीं होती, तो वहां से गाड़ी रिवर्स बैक हो जाती है, वापस आएगा, ए प्रिंट करेगा, ए चला था बी के अंदर से तो फिर बी आएगा, बी चला था सी के अंदर से तो सी प्रिंट होगा। सो इस तरह से कहानी होगी। तो यहाँ पर आप पहले दो छोटे छोटे से रूल्स लिखो। पहला रूल लिखो, देखो, इन जावा ऑब्जेक्ट इज अ टॉप मोस्ट क्लास। In Java, object is a topmost class. दूसरा रूल लिखो, in Java every class is a child of object class. In Java every class is a child of object class. जावा में हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड होती है।
ठीक। अब पहला क्वेश्चन आता है कि यार ये रूल बनाया गया तो क्यों बनाया गया, और जावा इसे इंप्लीमेंट करता है तो कैसे करता है। रूल तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये अपने अंदर की एक भी लाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले अपने इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और अगर ये किसी वजह से कॉल नहीं कर पाता है तो फिर ये अपने आप को भी कॉल एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब ये रूल क्यों बनाया गया, चलो अब इस पे डिस्कशन करते हैं। क्या आप में से किसी को याद है जब हमने इनहेरिटेंस शुरू की थी तो मैंने इनहेरिटेंस का आपको एक बड़ा अच्छा सा बड़ा फायदा बताया, अगर किसी को याद हो तो। सर रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस के एक्चुअली में दो फायदे होते हैं। पहला था इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग अ रीयूजेबिलिटी, ठीक, एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू अचीव डायनेमिक बाइंडिंग, जो मैंने कल आपको सिखाया, ठीक, एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू अचीव डायनेमिक बाइंडिंग। तो इसका मेजर पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी अचीव करना, और दूसरा इसका एडवांटेज होता है टू अचीव डायनेमिक बाइंडिंग, जो हमने कल करके अच्छे से देखी। गॉट इट। सो रीयूजेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब मैंने आपको पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर्स को चाइल्ड के अंदर रीयूज करना सिखाया कि ये हमने अच्छे से। हमने पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस को भी चाइल्ड के अंदर रीयूज करना सिखा दिया। क्या हमने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को अभी तक चाइल्ड में रीयूज किया? नहीं किया। रीजन बीइंग क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते जस्ट लाइक ए फंक्शन। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट क्लास के अंदर उसके कंस्ट्रक्टर में कुछ रिसोर्सेज को क्रिएट करने का कोड लिखा हो और सेम रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड बाय द चाइल्ड क्लास? सो अगर चाइल्ड क्लास को भी उन्हीं रिसोर्सेज के कोड को उन्हीं रिसोर्सेज को क्रिएट करने के कोड को अगर दोबारा लिखना पड़ जाए तो फिर इनहेरिटेंस का क्या फायदा हुआ? जब ऑलरेडी पेरेंट ने वो कोड लिखा हुआ है तो फिर तो आप उसे रीयूज करो अपने अंदर, आप दोबारा क्यों राइट करेंगे? ठीक, इसका मतलब अभी तक जो हमने इनहेरिटेंस पढ़ी है वो पार्शियली इनहेरिटेंस हो रही है। हमने पेरेंट के डाटा मेंबर को चाइल्ड में रीयूज करके दिखा दिया, हमने पेरेंट के मेंबर फंक्शंस को चाइल्ड में रीयूज करके दिखा दिया, बट व्हाट अबाउट कंस्ट्रक्टर? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में कुछ रिसोर्सेज को क्रिएट करने का कोड लिखा एंड सेम रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड बाय द चाइल्ड क्लास आल्सो? तो क्या चाइल्ड को उन रिसोर्सेज को क्रिएट करने का कोड दोबारा लिखना चाहिए या पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को अपने अंदर से रीयूज करना चाहिए? तो ऑब्वियसली आंसर है रीयूज ही करना चाहिए, तभी इनहेरिटेंस का फायदा होगा। लेकिन यार कंस्ट्रक्टर को रीयूज करने का मतलब है कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टर को आप एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर को आप कभी भी एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते। इसी वजह से हम कंस्ट्रक्टर को रीयूज नहीं कर पा रहे। तो प्रोग्रामर की तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी भाई हमें नहीं पता कंस्ट्रक्टर को भी रीयूज करा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने एक क्लास बनाई बेस, उसके अंदर एक कनेक्शन टाइप का वेरिएबल लिया जो हम आगे पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम डाटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करके इस सी में होल्ड करेंगे इसके वेरिएबल में। बट यहाँ तो सिर्फ वेरिएबल डिफाइन किया, अभी कनेक्शन बनाने का कोड लिखना बाकी है। तो हमने पेरेंट क्लास के अंदर इसके कंस्ट्रक्टर में जाके हमने ये कुछ लाइनें लिख डाली कनेक्शन को क्रिएट करने की। मान लिया ये 25 लाइन्स है और लास्ट में फिर हमारे पास कनेक्शन आ जाता है इसके अंदर लाइक दिस। ठीक है, अब बनाते हैं इसकी चाइल्ड क्लास।
क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स बेस। अब चाइल्ड को भी डाटाबेस के पास जाना था, तो उसे भी डाटाबेस से कनेक्शन को स्टैब्लिश करना था। तो चाइल्ड ने नोटिस किया यार पेरेंट के पास कनेक्शन का वेरिएबल तो है, तो मैं इसे रीयूज कर लेता हूँ। मैं कनेक्शन के वेरिएबल को खुद डिफाइन नहीं करता। ठीक बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो ये चाइल्ड ने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर उसने भी इन्हीं सेम लाइनों को फिर से 25 लाइनों को रिपीट किया टू हैव अ कनेक्शन विद द डाटाबेस। आपको नहीं लगता यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है? देखो सेम वही 25 लाइंस चाइल्ड अपने अंदर रिपीट कर रहा है, जो कि ऑलरेडी पेरेंट ने अपने कंस्ट्रक्टर में लिखी हुई है इसी सेम रिसोर्सेज को क्रिएट करने की। तो कायदा यही होना चाहिए, जब पेरेंट ने उस रिसोर्स को क्रिएट कर दिया तो चाइल्ड डायरेक्ट अब उस रिसोर्स को रीयूज करे यार, उसको दोबारा से क्यों क्रिएट करे? ठीक है, बट चाइल्ड अगर पेरेंट के रिसोर्स को रीयूज करना चाहता है तो चाइल्ड को अपने अंदर से कहीं ना कहीं पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा, जिससे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चल जाए और उसमें कनेक्शन आ जाए और फिर डायरेक्ट चाइल्ड सी को यूज करे। बट अफसोस काश कंस्ट्रक्टर को हम एक्सप्लिसिटली कॉल कर पाते, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते। अब रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि भाई पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के कोड को भी चाइल्ड में रीयूज कराओ, बस यही रिक्वायरमेंट फर्स्ट है। तो फिर उस बनाने वालों ने नोटिस किया यार इसे हम एक्सप्लिसिटली तो कॉल करवा नहीं सकते चाइल्ड के अंदर से, वरना नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो क्यों ना एक काम करें, हम चाइल्ड क्लास के अंदर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली कॉल करवा दें। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वालों के लिए एक रूल बना देते हैं कि वो लोग चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिट कॉल करें। भाई देखो ना, चाइल्ड को तो पेरेंट क्लास के कोड को रीयूज होने से मतलब है, चाहे वो इसे खुद कॉल करे चाहे कोई इसे कॉल करके दे दे, बस वो चाहता है कि मुझे ये कोड दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े अपने कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि ऑलरेडी ये कोड पेरेंट ने लिखा हुआ है। तो रूल बनाया भाई एक्सप्लिसिटली तो कॉल करवा नहीं सकते, काम करते हैं इम्प्लिसिटली करवा देते हैं। ये रूल बनाएंगे कि चाइल्ड क्लास हैज टू कॉल अ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। कोड चल जाएगा, कनेक्शन आ जाएगा उसमें, और फिर चाइल्ड डायरेक्ट उस कनेक्शन को यूज कर लेगा, उसे दोबारा से सेम लाइनें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट? फिर एक प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम ये आई कि चाइल्ड के अंदर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कहां से कॉल करवाया जाए, कौन सी लोकेशन से कॉल कराया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक पॉइंट नोटिस किया। उन्होंने कहा हम ये देखते हैं कि चाइल्ड पेरेंट के डाटा मेंबर्स को सबसे पहले कहाँ यूज कर सकता है। ठीक है, तो ठीक उससे पहले ही हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चलवा देंगे, जिससे पेरेंट के डाटा मेंबर्स में वैल्यू आ जाएगी और फिर चाइल्ड उन्हें डायरेक्ट यूज कर लेगा, उसे दोबारा से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर चाइल्ड में वो लोकेशन ढूंढी गई कि जहां पर चाइल्ड पेरेंट के डाटा मेंबर्स को सबसे पहले यूज कर सकता है, और वो है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस तो कंस्ट्रक्टर के चलने के बाद ही चलते हैं। गॉट इट? तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड सबसे पहले पेरेंट के डाटा मेंबर को अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही यूज कर सकता है, क्योंकि बाकी सारे फंक्शन कंस्ट्रक्टर के चलने के बाद चलते हैं। तो इसलिए डिसाइड किया गया क्यों ना कंस्ट्रक्टर की पहली ही लाइन से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चलवा दिया जाए, ठीक, जिससे कि चाइल्ड नीचे आके सीधा सीधा पेरेंट के डाटा मेंबर्स को रीयूज करे। अब वो सीधा यहाँ आके चाइल्ड सी डॉट और कोई भी इसका मेथड यूज कर सकता है, दैट्स इट, जो भी इस क्लास में डिफाइन होगा लाइक दिस। ठीक, अब होगा क्या, जैसे ही चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, यहां से कोई कमांड चलेगी, वो इमीडिएट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाएगी, जिससे इसकी लाइनें चल जाएंगी और सी में कनेक्शन आ जाएगा। एम आई राइट? और जब तक ये वापस पहुंचेगा तब तक सी में कनेक्शन आ चुका होगा और डायरेक्ट इसको यूज कर सकता है। लेकिन अगर ये नहीं चलाते तो सी ब्लैंक आता, तो चाइल्ड को भी फिर वो लाइनें दोबारा से अपने अंदर रिपीट करनी पड़े। अब आ गई कहानी। तो ये सारा रूल जो बनाया गया है, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है
कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड के अंदर रीयूज कराने के लिए। सो मैंने अभी आपको एक रूल लिखवाया था कि व्हेनेवर अ चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड इट हैज टू कॉल इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फर्स्ट। इस रूल पे वापस जाइए और इसके आगे एक लाइन और ऐड ऑन कीजिए। इसके आगे एक लाइन और जोड़िए कि दिस रूल इज मेड फॉर द रीयूजेबिलिटी ऑफ this rule is made for the reusability of parent class constructors code for the reusability of parents class constructor code in a child class. Parent class constructors code in a child class. ठीक, और ये रूल अब मैंडेटरी क्यों बनाया गया? ये रूल मैंडेटरी क्यों बनाया गया कि अगर किसी वजह से चाइल्ड पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को तो अपने वापस आके अपने अंदर की लाइनों को भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। वो ऐसा इसलिए, लेट अस सपोज ये पेरेंट के पास गया, यहाँ किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गई और ये कंस्ट्रक्टर पूरा नहीं चल पाया, इसका मतलब सी में कनेक्शन नहीं आ पाया। अगर ये वापस आके चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला देगा तो सी अभी भी ब्लैंक था और चाइल्ड की सारी कैलकुलेशन ब्लैंक सी पे हो जाएंगी, तो वहां पे भी एरर आ जाएगी। तो बेटर है इसे वापस, अगर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर नहीं चल पा रहा है तो वापस आके चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट मत कराओ। ठीक, तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड के अंदर रीयूज करवाने के लिए ये सारा रूल बनाया गया। बस अब यहाँ पे जो सिंटेक्स आएगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में से, ठीक, वो सिंटेक्स वेरी कर सकता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। वो सिंटेक्स वेरी कर सकता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। ठीक, जो मैं अब आपको जावा का स्पेशली सिंटेक्स बताने जा रहा हूं। चलिए देखें अब जावा ने कैसे इस रूल को इंप्लीमेंट किया। जी, जावा ने काम किया, जावा ने अपने कंपाइलर के थ्रू हर चाइल्ड की हर कंस्ट्रक्टर के अंदर एक कमांड इंसर्ट कराई। ठीक है, जावा ने अपने कंपाइलर से हर चाइल्ड क्लास के हर कंस्ट्रक्टर के अंदर एक कमांड इंसर्ट कराई है। ठीक है, और उसी कमांड से ही इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर चलवाए जाते हैं। अब वो कमांड क्या है जरा देख लेते हैं। वो कमांड होती है सुपर नामक कीवर्ड का एक स्पेशल सिंटेक्स। सुपर को एज ए फंक्शन कॉलिंग की तरह यूज किया गया, जैसे सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज बनाया गया था दिस का स्पेशल, सिमिलरली यहां बनाया गया है सुपर का। सी, जावा ने अपने हर कंस्ट्रक्टर की हर चाइल्ड के हर कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन में ऐसे सुपर इंसर्ट करवाया।
सिमिलरली यहाँ पर भी ये लाइन इंसर्ट होगी। यहाँ पर भी आएगी। सर अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर अभी की रुक जरूरत जाओ, अभी नहीं रुक है जाओ, अभी तब रुक भी जाओ, ये अभी रुक जरूरी है जाओ, कि अभी करना रुक जाओ, पड़ेगा अभी इसे। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, अभी बहुत सारी पिक्चरें बाकी हैं बिटिया। अब ये भी आएगा पेरेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर ना हो, पेरेंट क्लास के अंदर 10 कंस्ट्रक्टर हो, अभी सब आएगा। रुक जा, अभी 2 मिनट रुक जा, बस अभी सब बताता हूँ। अभी सारे रूल आ जाएंगे, टेंशन ना लो। ये लो बेटा, बस ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में ये लाइन नहीं आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास किसी की चाइल्ड नहीं होती है। सो ये काम करवाया किसने? जावा ने अपने कंपाइलर से। उसने अपने हर चाइल्ड के हर कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर का एक स्पेशल सिंटेक्स बना के उसको एज ए फंक्शन कॉलिंग की तरह इंसर्ट कराया। अब जब कंपाइलर चाइल्ड के किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर इंसर्ट करता है, क्योंकि सुपर के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं पास हुआ, कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो वो जाके इमीडिएटली पेरेंट के पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढता है जिसमें बिना किसी आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर हो। अगर उसे वो मैचिंग कंस्ट्रक्टर मिल जाता है तो ही वो कंपाइल करेगा, नहीं तो कंपाइल नहीं करेगा। आई रिपीट, जैसे ही चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन में हमारा कंपाइलर ये सुपर इंसर्ट करेगा, क्योंकि सुपर के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं जाता, तो कंपाइलर उसके इमीडिएट पेरेंट क्लास के पास जाके भी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जिसमें कोई आर्गुमेंट ना हो। अगर उसे वो मैचिंग कंस्ट्रक्टर मिल गया तो वो उसे कंपाइल कर देगा, नहीं तो एरर दे देगा। जो रूल इन 2 पे आएंगे वही रूल इन 2 पे आएंगे, वही रूल इन 2 पे आएंगे, एंड सो ऑन। ठीक, तो अभी फिलहाल इस पे सुपर इंसर्ट किया तो पेरेंट क्लास के अंदर कोई बिना किसी आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर था, फिर इसके अंदर से सुपर चला तो इसने अपने पेरेंट में ढूंढा, इसने भी चला दिया, ये चलेगा, तो एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका आउटपुट ए बी सी और दूसरे केस में ए बी 10 प्रिंट होते हुए नजर आ जाती है। तो ये सारी कहानी घूमती है किसके इर्द गिर्द? सुपर के इर्द गिर्द। अभी इसमें बहुत सारी कंडीशंस आएंगी, चिंता ना करो, सबके आंसर आएंगे। फिलहाल अब पहले ये वाली कंडीशन वाला रूल लिख लो, नहीं तो हम भूल जाएंगे। लिखिए बेटा जरा रूल, देखो बेटा, इन जावा एवरी कंस्ट्रक्टर in Java, every constructor of every child class in Java, every constructor of every child class in Java, every constructor of every child class is having a super, is having a super, super के आगे तो पेरेंथेसिस लगाना, ये नॉर्मल सुपर का रूल नहीं है, is having a super as a first line, is having a super as a first line.
and this super is inserted by the compiler. By the Compiler. And this super is inserted by the compiler. ठीक, अब जावा ने जैसे ये रूल बनाया, एक रूल जावा में ऑटोमेटिकली बन गया। अब वो रूल ये बना कि अगर जावा में आप इनहेरिटेंस को अचीव करना चाहते हैं, देन पेरेंट क्लास मस्ट बी हैविंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि जब भी कंपाइलर सुपर इंसर्ट करता है तो हमेशा पेरेंट के अंदर एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट ना जाता हो उसे सर्च करता है, और अगर से वो नहीं मिलता तो वो कंपाइल ही नहीं करता, वो एरर फेंक देता है। लाइक अगर मैं अपनी बी क्लास में जाके इसमें केवल और केवल एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पार्ट बना दूं, नाउ इट्स अ कंपाइलेशन एरर। क्योंकि जैसे ही हमारा कंपाइलर इन दोनों में से किसी भी एक कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर इंसर्ट करेगा तो वो इमीडिएटली पेरेंट के पास जाके ऐसा कंस्ट्रक्टर सर्च करेगा जिसमें कोई आर्गुमेंट ना हो, और फिलहाल हमारे पेरेंट के पास ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं जिसमें कोई आर्गुमेंट ना हो, एंड इट्स अ कंपाइलेशन एरर। क्योंकि अगर वो इमीडिएट पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को नहीं तो वो अपने आप को भी कॉल नहीं कर सकता। इट्स अ कंपाइलेशन एरर आ गई, यानी कि जावा में एक अजीबोगरीब रूल बन गया कि अगर आप जावा के अंदर इनहेरिटेंस को अचीव करना चाहते हैं तो पेरेंट क्लास के अंदर आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा। नहीं यार, ये तो बड़ा अजीबोगरीब रूल हो गया। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिर हम प्रोग्रामर्स को भी परमिशन दे दी कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से आप भी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं यूजिंग अ सुपर। ठीक, अगर प्रोग्रामर ने चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन में खुद सुपर लिख दिया तो फिर कंपाइलर अपना सुपर इंसर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रोग्रामर ने जो सुपर लिखा है उसका मैचिंग कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास में चेक करेगा। अगर मिल गया तो कंपाइल करेगा, नहीं मिलेगा तो एरर देगा। और लेकिन अगर आप सुपर इंसर्ट नहीं करते हैं तब कंपाइलर अपना सुपर इंसर्ट करेगा और उसका मैचिंग पेरेंट क्लास के अंदर सर्च करता है। सो अब अगर मैं चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर यहां पर खुद सुपर लिख दूं और यहां आर्गुमेंट पास कर दूं, ठीक। सो अब मैंने सुपर लिख दिया। जैसी कंपाइलर यहाँ पे आया उसे सुपर लिखा हुआ मिला, उसने देखा सुपर में एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है, तो वो पेरेंट के पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढने गया जिसमें एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट जाना चाहिए, और वो उसे मैचिंग मिल गया और ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ। फिर एरर आ गई। क्यों? क्योंकि जो इसी क्लास का दूसरा कंस्ट्रक्टर था उसमें तो मैंने सुपर लिखा नहीं, तो कंपाइलर ने उसमें अपना सुपर इंसर्ट कर दिया। उसके सुपर में कोई आर्गुमेंट नहीं था तो वो पेरेंट के पास ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढने गया जिसमें कोई आर्गुमेंट ना हो, तो ऐसा तो उसे मिला ही नहीं और एरर आ गई। अब इसके दो सॉल्यूशन है, या तो मैं इसमें भी अपनी तरफ से सुपर इंसर्ट कर दूं, या फिर मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं पेरेंट क्लास के अंदर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूं। बी अब हो गया काम। एक में तो हमने लिख दिया, इसका मैचिंग ये रहा। एक में हमने नहीं लिखा तो कंपाइलर ने इंसर्ट कर दिया और उसका मैचिंग ये रहा।
ठीक, तो एक्चुअली में सारी कहानी घूमती है किसके इर्द गिर्द के, सुपर के इर्द गिर्द। और मान लो अगर पेरेंट में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता, कोई बात नहीं, तो कंपाइलर वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आएगा ही, और उसके अंदर भी यही सुपर लिखा होता है, नो आर्गुमेंट वाला। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम कोई भी क्लास में, किसी भी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो कंपाइलर उसके अंदर अपनी तरफ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाल देता है और उसमें भी यही सुपर लिखा होता है। तो कोई नहीं होगा तो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से चल जाएगा। ठीक, आगे कहानी समझ में सबको अच्छे से। तो यहां पर सारी कहानी सुपर के इर्द गिर्द घूमती है। तो या तो आप सुपर लगा दीजिए, आपका मैचिंग मैचिंग ढूंढेगा। आप सुपर नहीं लगाएंगे तो वो अपना वाला सुपर इंसर्ट करेगा और उसका मैचिंग मैचिंग कंस्ट्रक्टर पेरेंट में जाके सर्च करेगा। ठीक, मिल गया तो कंपाइल करेगा, नहीं तो एरर देके वापस आ जाता है। तो यहां पर भी अब दो रूल प्यारे प्यारे से आते हैं। पहला रूल लिखो, देखो, in Java every constructor of a child class in Java every of a child class must be capable in Java every constructor of a child class must be capable to call one of the constructor of a parent class. Must be capable to call one of the constructor of a parent class. Otherwise, it is a compilation error. Otherwise, it is a compilation error. दूसरे रूल में लिखो, whenever you are calling a parent class constructor, whenever you are calling a parent class constructor from the child class constructor, using a super के आगे दो पेरेंथेसिस लगाना, पेरेंट using क्लास a के आगे super whenever you are calling a parent class constructor from the child class constructor using a super के आगे दो पेरेंथेसिस जरूर लगाना, using a super then it must be the first line, then it must be the first line then it must be the first line in a child class constructor.
then it must be the first line in a child class constructor. ठीक, सो सारी कहानी सुपर के इर्द गिर्द घूम जाती है। हाँ बेटिया, अब तुम बताओ क्या पूछ रही थी? कुछ पूछ रही थी, बोलो बेटा, या तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया? सर मैंने पूछा था कि अगर हम कोड रियूजेबिलिटी का यूज ना करें, मतलब कोड रियूजेबिलिटी नहीं चाहिए, तो फिर ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा चाइल्ड एक्स्ट्रा हो पेरेंट जाएगा क्लास की जो मतलब है? स्टेटमेंट। तो आप इनहेरिटेंस ही मत करो ना, फिर आप इनहेरिटेंस करते ही क्यों? वाई यू डू इनहेरिटेंस? कोड रियूजेबिलिटी नहीं करनी तो इनहेरिटेंस ही मत करो, कहानी खत्म। फिर क्यों चलेगा पेरेंट का? ओके सर। आप इनहेरिटेंस ही क्यों करोगे जब आपको ग्रोथ रियूजेबिलिटी करनी होगी? फिर खाना कब खाओगे जब भूख लगेगी? जब मुझे खाना ही नहीं खाना तो फिर बनाने का क्या फायदा? तुम खाना ही मत खाओ, नहीं बनाएंगे, फिर क्या टेंशन है? भूख लगेगी तो खाना खाओगे ना, फिर तो खाना बनाना पड़ेगा ना। ये तो रूल ही तभी आ रहा है ना जब आपको रीयूजेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, ये तभी रूल है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ी तो बेटा इनहेरिटेंस मत करो, कहानी खत्म। फिर तो आप अपनी नॉर्मल क्लास बनाओ, है कि नहीं? यस सर। सिंपल, इसलिए रूल बनाया। अगर आप नहीं करना चाहते तो अपनी फ्लोटी क्लास बनाओ, उसे यूज करते रहो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहते हैं इनहेरिटेंस करना तो फिर वो आपको पेरेंट के डाटा मेंबर भी रीयूज करवाएंगे, वरना आप क्या कहेंगे कि आपने कंस्ट्रक्टर तो कराया नहीं, खाली करा दिया डेटा मेंबर। दैट्स इट। ठीक, चलो सो अब इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट और आता है हमारे पास, जो कि एक अच्छा खासा इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। और इंटरव्यू क्वेश्चन वो ये है कि एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हम चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी करना चाहते हैं और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी काम करना चाहते हैं, दोनों काम करना चाहते हैं चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी करना चाहते हैं और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना चाहते हैं। अब अगर कंस्ट्रक्टर चेनिंग करनी है बेटा, तो आपको कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन में दिस के आगे पेरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। और अगर आपने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो सुपर वो भी कंस्ट्रक्टर की पहली ही लाइन में आएगा। तो अगर आपने दिस पहले लिखा सुपर बाद में तो भी एरर है, और सुपर पहले लिखा दिस बाद में तो भी एरर है। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो हमारी जावा में किसी भी चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन में या तो दिस आ सकता है या सुपर, और अगर कुछ भी नहीं है देन प्रायोरिटी गोज टू सुपर, क्योंकि कंपाइलर बाय डिफॉल्ट सुपर इंसर्ट करता है, वो बाय डिफॉल्ट कभी भी दिस इंसर्ट नहीं करता है। जैसे कि अब अगर मैं इस चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन में, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन में ये सुपर हटा दूं और इसकी जगह दिस लगा दूं, लाइक दिस, सो होगा क्या? अब जैसे आप चाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट करोगे मेन चलेगा, इसका चलेगा पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अंदर दिस चला और इसने अपनी ही क्लास का पैरामीटराइज कॉल कर दिया, 10 यहाँ आ गया, यहां से चला सुपर और यहां से जाएगा ये पेरेंट के पास, पेरेंट का चला के फिर वापस आएगा, एक्स प्रिंट करेगा और फिर वो अपने आप को आके नीचे ए को प्रिंट करेगा। ठीक, याद रखना ये एक उप्स का हार्ड कोड रूल है, बिना पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाए चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता बिना पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाए। गॉट इट? तो या तो पहली लाइन में दिस आएगा या सुपर आएगा, दिस लिख दिया तो पैरेलल वाला चलेगा, बट हाँ चाइल्ड का चलता हमेशा पेरेंट के चलने के बाद ही है। देखो अभी भी ये वाला पेरेंट के चलने के बाद ही चला, भले पेरेंट को इसके पड़ोसी ने कॉल कर दिया,
इसने खुद डायरेक्ट कॉल नहीं करा, बट चलता अभी भी पेरेंट के चलने के बाद ही है। ठीक, But तो sir- हमेशा इस चीज को याद रखना सर उसकी लेकिन एक स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हुई है। उसकी सर, एक स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हुई ही उसकी। एक स्टेटमेंट मतलब समझा नहीं बेटा, दोबारा मतलब पूछो। सर आपने बोला ना कि एक भी लाइन एग्जीक्यूट हुए बिना पहले पेरेंट का होगा, है ना? तो दिस तो चलाएंगे ना, दिस तो पेरेंट वाली स्टेटमेंट है, उसकी अपनी तो नहीं चली ना बेटा। कहाँ चला? दिस ये चल गया, दिस से पहले किसका चल गया? पैरेलल वाला। जहां से पेरेंट का चल गया उसके बाद उसकी अपनी स्टेटमेंट चली ना। ठीक है। ये तो अपनी, ये स्टेटमेंट तो उसकी अपनी है, ये तो किसी और को चलाने वाली स्टेटमेंट हो गई ना। हाँ अपनी ठीक है। स्टेटमेंट तो नहीं चली ना। या तो यहां से पेरेंट को चलाने वाली स्टेटमेंट चलेगी, या अपने पैरेलल में कंस्ट्रक्टर को चलाने वाली। इसकी अपनी पर्सनल कौन सी है? वो तो ये है ना। तो कोई कमांड तो देनी पड़ेगी ना, या तो इसको चलाने के लिए या पेरेंट को। जादू से तो चलेगा नहीं। हाँ जी। तो उसकी अपनी पर्सनल लाइन कौन सी है? वो तो ये वाली है ना बेटा। यही अपने डाटा में यहीं पर यूज करेगा ना वो। ठीक है सर। ठीक, चलिए अब एक और रूल लिख लीजिए। इसलिए लिखिए इन जावा, every constructor of every child class in Java, every constructor in Java, every constructor of every child class is having a either a this is having a either a this or super is having a either a this or super as a first line. Either a this or super as a first line. If nothing is there, if nothing is there, then priority goes to super. Then priority goes to super. Then priority goes to super. सो ये थी हमारी कंप्लीट कहानी इनहेरिटेंस की। हमने डेटा मेंबर से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन करा दिए आपको, मेंबर फंक्शन से रिलेटेड करा दिए हैं, प्लस अब आपने हमने कंस्ट्रक्टर की कहानी भी आपको अच्छे से। ये अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैंने आपको जो पहला प्रोग्राम चलवाया था यही बताया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि बाय डिफॉल्ट ऑल द डेटा मेंबर्स एंड अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ पेरेंट क्लास आर अवेलेबल टू चाइल्ड क्लास इफ दे आर नॉट प्राइवेट। ये देखो एक्स वाई पेरेंट के शो दोनों को प्रिंट करा रहा हूँ, और ये अपना गेट बना दिया, और यहाँ से गेट भी चलाया, दिस करके क्लास लेवल वेरिएबल भी एक्सेस किए, और पेरेंट के शो को भी कॉल कर दिया।
ये दोनों प्रिंट हो गए। फिर मैंने आपको प्राइवेट के बारे में पढ़ाया था। ये देखो बेस 1 क्लास है, उसमें एक प्राइवेट डाटा मेंबर है, उसी का शो फंक्शन प्रिंट होगा। और हमने अपनी एक क्लास बनाई जो इस बेस क्लास को इनहेरिट करती है और उसके अंदर शो चलाएंगे और बाकायदा ये एक्स प्रिंट हो जाता है। ठीक। फिर हमने डेटा मेंबर्स के बारे में बात की थी। ये देखो ये क्लास दादाजी, फिर बेस क्लास एक्सटेंड दादाजी, इसके अंदर भी एक्स है और ये चाइल्ड उसमें भी एक्स है। और ये देखो शो में डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे तो प्रायोरिटी लोकल को मिलेगी, सुपर लिखाएंगे तो ऊपर वाला मिलेगा, दादाजी दिस डॉट एक्स तो दादाजी वाला, और बेस करेंगे तो फिर से x50 आ जाना चाहिए। और देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ हमने शो चला दिया। इवन मेन में भी चाहें तो हम टाइप कास्ट करके दादाजी के सेक्शन का रेफरेंस निकाल सकते। ठीक है, बट याद रखना इस वाले सिंटेक्स से पेरेंट दादाजी का फंक्शन नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनो, इसमें भी वर्ड शो, फिर चाइल्ड ने भी वर्ड शो बना दिया, बेस ने भी वर्ड शो बना दिया और चाइल्ड ने भी वर्ड शो बना दिया। तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से शो चल गया, सुपर लगाने से पेरेंट वाला शो चल जाएगा, लेकिन ऐसा करने से दादे का शो नहीं चलता। इसी को तो ओवरराइडिंग कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये दादे का था वॉइड शो, वो यहां से आया चाइल्ड के अंदर बेस में, बेस ने भी अपना शो बना दिया। तो इसने क्या किया, दादे के शो के ऊपर बेस का फंक्शन ओवरराइड हो गया, ऊपर चढ़ गया। और जब फर्दर इनहेरिटेंस हुई तो चाइल्ड में सिर्फ बेस का शो गया। तो चाइल्ड में जब दादे का शो आया ही नहीं तो वो चलाया ही नहीं जा सकता। चाइल्ड में सिर्फ बेस का शो आया है और वही चलाया जा सकता है। इस वाले सिंटेक्स से डाटा मेंबर तो एक्सेस हो जाते हैं क्योंकि डाटा मेंबर नीचे आता है। कहीं आप इससे डॉट शो चलाओ, दादाजी में शो नहीं चलेगा बेटा। हाँ, सुपर डॉट शो चलाओगे तो पेरेंट वाला चल जाएगा। इस सिंटेक्स से अगर चलाओगे तो फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ये खुद को चलाना शुरू कर देगा, रिकर्जन में फंस जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था अगर चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर दिया तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हमेशा चाइल्ड वाला चलेगा। तो ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड का है तो ये खुद को ही बार बार कॉल करना शुरू कर देगा। सिर्फ सुपर एक तरीका है ओवरराइड करने के बाद इमीडिएट पेरेंट के कंस्ट्रक्ट फंक्शन को चलाने का, और इस तरीके से फंक्शन नहीं चलते हैं, सिर्फ डाटा मेंबर एक्सेस हो। चलो इसे भी रन करके दिखाता हूं। आगे सारे ये इसका अपना, ये पापा का, ये दादा का, फिर पापा का, और फिर लास्ट में फिर दादा। फिर हमने बात की थी मेंबर फंक्शंस की। ये देखो इसमें मैंने आपको ओवरराइडिंग सिखाई थी। ये एक्स फिर वर्ड शो, फिर चाइल्ड ने इसे ओवरराइड कर दिया है और डायनेमिक बाइंडिंग, और ये डिस्प्ले भी आ गया है। तो यहाँ करी हमने अप कास्टिंग, शो चलाएंगे तो चाइल्ड वाला, फिर करी डाउन कास्टिंग, इससे डिस्प्ले भी चल जाएगा। और एक्स एक्सेस करूंगा तो वो किसका एक्सेस होने वाला है, पेरेंट वाला। 20 आना चाहिए अप कास्टिंग करने के बाद। अप कास्टिंग भी हो रही है, यहाँ पे डाउन कास्टिंग भी हो रही है, डिस्प्ले भी चला रहे हैं। ठीक, और ओवरराइड कर दिया तो आप जानते हैं चाइल्ड वाला चलेगा। चाहे रेफरेंस चाइल्ड में रखो चाहे पेरेंट में, कल ये भी बता दिया कब पेरेंट में रखने की जरूरत पड़ती है। चलो इसे भी रन कर लेते हैं। मेंबर फंक्शन चल गया, चाइल्ड का चला, फिर डिस्प्ले चला, और उसके बाद 20 पेरेंट का डाटा नंबर एक्सेस। फिर आज मैंने आपको पढ़ाई कंस्ट्रक्टर की कहानी। क्लास ए ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बी ये इसका पैरामीटराइज भी है और डिफॉल्ट भी है, और फिर सी में ये रहा डिफॉल्ट। तो सुपर लगाएंगे तो पैरामीटराइज चल जाएगा और यहाँ से कौन सा चल जाएगा, डिफॉल्ट वाला। ठीक,
तो अगर ये चलाता हूँ तो C12 ये वाला इससे डिफॉल्ट चलेगा, और ये वाला चलाऊंगा तो उससे पैरामीटराइज चल जाएगा। तो पहले हम इसे चलाएंगे। तो यहाँ से सुपर लगा के पेरेंट का ये वाला पैरामीटराइज एक्सपेंड होना चाहिए, और इससे पहले यहाँ से भी पेरेंट का A, तो A के बाद 10 और 10 के बाद नीचे आके इसका ये सीक्वेंस A10C आउटपुट आ जाना चाहिए। आ गया। और अगर मैं दूसरे को कॉल करूं, इसे कमेंट बना दूं, तो यहाँ से इसका पैरामीटर है, यहाँ से पहले सुपर चलेगा, डिफॉल्ट आएगा। तो पहले आउटपुट आ जाएगी बी, और बी से पहले ए बी, और उसके बाद 12 आनी चाहिए। आगे ठीक है। चलिए, तो आप सारे नोट डाउन कर लीजिए, छोटे प्रोग्राम आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कर लो जरा जल्दी से। हो गया सर।
glitch Oh yes. Done, sir.
हो गया सर। सर डिस्प्ले की स्पेलिंग हो गया सर। डन सर।
डन सर। अब क्लोज। हाँ जी यस सर। चलो भाई, कल शुरू करेंगे आखिरी टॉपिक अपना, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक। थैंक यू सर।